क्वेश्चन नंबर 18 की बात करनी थी अपन को। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन बताने अपन को। तो ए मुझे गिवन है दैट इज 196 ग्राम ऑफ H2SO4। पता है ये मास गिवन है अपन को। अपन को एटम अगर कैलकुलेट करना है तो पहले अपन को क्या चाहिए, एटम्स अगर कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूल्स चाहिए। अगर मॉलिक्यूल चाहिए ना तो मोल्स चाहिए, और मोल्स चाहिए ना तो अपन को पता है या तो वेट हो या फिर वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी हो, या फिर अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो अपने पास मोल्स आ जाएंगे। ये अपन को पता है ना, तो या तो एवोगैड्रो नंबर हो या फिर वॉल्यूम हो एसटीपी पे या फिर वेट हो। इस बार आपने मुझे वेट दिया हुआ है तो मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इतना तुम लोगों को पता है। वरना तुम लोग सोचोगे सर इतना भी बच्चा मत समझो उसको, बार बार आप फॉर्मूला लिखते हो। आप लिख दो ना 96 ग्राम अपन 98 उसका मॉलिक्यूलर वेट। मैंने ये किया, मोल्स आ गया, 2 मोल्स आ गया, 2 मोल्स आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देंगे अपन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे लिखते हैं भाई, मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। मॉलिक्यूल्स आ गए, Na से मल्टीप्लाई, Na का वैल्यू अपन को पता है सबका। अब एटम चाहिए, तो बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम है। तो जितने आपके पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बोल रहे हैं ना, तो जितने आपके पास मॉलिक्यूल H2SO4 के हैं, एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर, तो जितने मॉलिक्यूल है उतने ही सल्फर। हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसका डबल हाइड्रोजन एटम। एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास उसका 4 टाइम्स। लो भाई अपना आंसर आ गया। अच्छा दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में आपने गिवन है 196 AMU ऑफ H2SO4, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ऑफ H2SO। अपन क्या करेंगे, AMU अपन को पता है ना क्या होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ग्राम्स। तो 98 AMU is equal to 1 molecule of H2SO4। तो फिर 196 AMU will be is equal to how much? तो अपन कहेंगे भाई 196 1 by 98 मल्टीप्लाई बाय 196 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो कैंसिल कर दूं, 2 आ गया। तो अपने पास ना 2 मॉलिक्यूल है, AMU मतलब मॉलिक्यूल, तो अपने पास 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के हैं। तो अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं तो सल्फर एटम 1 हो जाएगा, नहीं 1 into 2 हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 सल्फर एटम। हाइड्रोजन एटम अपने पास मॉलिक्यूल 2 है, तो अपन कहेंगे 2 into 2 कर देता हूं, 2 मॉलिक्यूल 2 सल्फर एटम। यहां पर अपने पास 2 मॉलिक्यूल था, मल्टीप्लाई बाय 1 सल्फर एटम, ये 2 सल्फर, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन थे ना, तो अपने पास 2 मॉलिक्यूल थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन एटम, तो अपन कहेंगे भाई ऑक्सीजन एटम 2 मॉलिक्यूल है ना अपने पास, ये तो मॉलिक्यूल है, अपन को एटम बताने, तो अपन कहेंगे भाई ऑक्सीजन एटम, तो एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है और मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल इंटू 4 ऑक्सीजन एटम, मतलब अपने पास आ गए 2 4 8। ये लो, अब किसी को डाउट है तो बताओ। AMU का मतलब भी मैंने आपको बताया और ग्राम का मतलब भी बताया। अब 5 मोल्स मेरे पास गिवन है H2S2O8, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने कहा H2S2
O8 कितने मोल्स हैं? 5 मोल्स है ना, 5 मोल्स। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5 Na 5 Na मॉलिक्यूल्स हैं। तो एटम बता सकते हो हाइड्रोजन एटम कितना है? ये हाइड्रोजन एटम हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा हाइड्रोजन एटम। तो सल्फर एटम 2 × 5 सल्फर एटम हो जाएगा। और ऑक्सीजन एटम तो अपन कहेंगे भाई 5 × 8 ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। मेरे ख्याल से अपन को किसी को डाउट नहीं है। इसमें Na पर मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे अपन, क्योंकि 5 तो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, लेकिन सब जगह Na भी लिखते रहना, क्योंकि Na है मॉलिक्यूल्स है। ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। अब आप मुझे बता दो, क्योंकि इसके मोल्स गिवन थे ना अपन को, तो अपन ने सबके लिए कैलकुलेशन बता दी। अब जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो जितना मॉलिक्यूल्स है इसका ट्वाइस हाइड्रोजन एटम होगी। एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर है, तो आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसका डबल सल्फर हो गया। एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन है, तो 5 मॉलिक्यूल्स में 5 × 8 5 Na मॉलिक्यूल्स था ना, तो 5 × 8 Na मॉलिक्यूल्स में इतने ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। अब बताओ मुझे डी वाला करना है या नहीं है। अब आपके पास 3 ही मॉलिक्यूल गिवन है, इधर 2 मॉलिक्यूल थे तो अपन ने कैलकुलेट किया, अगर 3 मॉलिक्यूल होते तो क्या करते, कैलकुलेट कर लेते हैं। yes sir हो जाएगा। चलो, जिसने पूछा था उसने बोल दिया, मैं कर लूंगा, आप चिंता मत करो। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 19 भी पूछा है। इफ 10 moles of ammonia and 5 moles of H2SO4, मेरे पास ना अमोनिया गिवन है 10 moles, और मुझे आपने H2SO4 दिया है 5 moles 5 moles. All the hydrogen atoms are removed in order to form H2 gas. Then find out the number of molecules. ठीक है, मेरे पास ये मोल्स गिवन है, ठीक है। तो तुम बता सकते हो इससे कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इसमें आएंगे? मोल्स ऑफ H2 30 mole 30 Na एक मोल्स में 3 है, तो 10 मोल्स में 30 हो जाएगा। मैं 30 लिख लेता हूं। इसमें कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा? 10 mole तो ये बोल रहा है कि एक मोल में 2 है, तो 5 मोल्स में 10 मोल्स हो जाएगा। टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा ना। तो टोटल मोल्स ऑफ मेरे पास अगर 40 हाइड्रोजन एटम होते तो कितने H2 मॉलिक्यूल बना सकते हो आप? 20 Na तो उसका हाफ, ठीक है। 20 तो ये 20 मोल्स हो गए। तो क्या तुम मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बता सकते हो अगर आपको मोल्स गिवन है तो? नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। बोलो, अगर डाउट है तो आप बोल सकते हैं कि इस पार्ट में डाउट था, और जिसका डाउट था वो ये चेक कर ले कि उसको डाउट क्यों था। वो ये चेक कर लेगा कि मेरा डाउट, अच्छा मैं यहां गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। अब आपने 21 पूछा है। If the component of air contain N2 78%, O2 21%, argon 0.9 and 0.1 CO2 by volume, what will be the molecular weight of air?
हमें क्या फर्क पड़ता है, वॉल्यूम है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई। मुझे तो आपने ये बताया है कि इसमें N2 है 78%, O2 है 21% और आर्गन है 0.9% और इसमें CO2 भी है 0.1%। ये लो भाई, ये परसेंटेज आ गया, ये गिवन है। अब इनसे पूछा गया कि अगर ये परसेंटेज मुझे गिवन है बाय वॉल्यूम, तो अपन कहेंगे आप बाय वॉल्यूम दो या मास दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई? बाय वॉल्यूम है, तुम कह रहे हैं मास दो या वॉल्यूम दो, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कहूंगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। मतलब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट एसटीपी कर सकता हूँ ना मैं? हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपन इसको बाय वॉल्यूम और बाय मोल तो बता ही रखा है आपने, मतलब बाय मोल भी लिखा हुआ है और मोल्स तो यही होते हैं। तो अपन इसको बाय वेट अज्यूम कर लो या मोल अज्यूम कर लो तो एक ही बात है। मतलब N2 78% मोल्स है, तो मोल्स होगा तो टोटल मोल्स अपने पास कितना आ रहा है? 100 आ। तो ठीक है, आपने कहा तो था एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट मोल फ्रैक्शन प्लस A2 X2 का मोल फ्रैक्शन, A3 X3 का मोल फ्रैक्शन और A4 X4 का मोल फ्रैक्शन। इसको ले लेता हूं N2, इसको ले लेता हूं O2, इसको लेता हूं आर्गन और इसको लेता हूं CO2। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, वो आपने कैलकुलेट करना मुझे बताया है। तो N2 का एटॉमिक मास 28 होता है और मोल परसेंट उसका 78/100 है। लो भाई कर लो। O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है और उसका मोल परसेंट 31/100 है। आर्गन का मास 40 होता है और वो 9/100 है। पॉइंट So 9। 9/1000 होगा ना? हाँ बेटा, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे कोई? नहीं सर, वो आर्गन का 0.9/100 होगा ना? आर्गन 0.9/100 किया तो होगा। हाँ, 0.9/100 वन लिखा हो गया ना अपने का। ये हो गया भाई, ये अपने क्वेश्चन हो गया। तो अपन टोटल कैलकुलेट करके बता देते हैं। इट विल बी ऑलमोस्ट 29 ग्राम आ रहा होगा। चेक करो, क्योंकि अगर आर्गन और CO2 नहीं होता तो 20.88 आता है ना? 20.88 आता है। तो सिंस आपने इसको 28 ना, ये 79 लेता हूं जब मैं और ये 21, दोनों को 100, तो 20.88 आता है। लेकिन यहाँ पर आपने 1% कम करके इससे ज्यादा मास वाले डाल दिए उसमें, तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब अराउंड 29 के आसपास ही आ जाए, अराउंड 29 ऐसे ही हो जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। हो सकता है 29.99 आ जाए या 28.95 आ जाए, ऐसे। राइट, तो ये अपना क्वेश्चन हो जाए मेरे ख्याल से। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व हो। अब 20th वाला सब्जेक्टिव भी एक्सप्लेन करते चलेगा अपन? सब्जेक्टिव वाला 20th वाला भी एक्सप्लेन कर दो, अपन से कहा जा रहा है, तो एक मतलब को कर देते हैं अपन, क्योंकि एक बार देखो शुरू में तुम लोग थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, बाद में मैंने बताया था ना, बाद में अपन को ज्यादा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में थोड़ा सा लगता है अरे यार ऐसा 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 देखो। अच्छा, 20th वाला तो एक अपन कर चुके हैं क्वेश्चन, जैसे 19th वाला है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही 20th। फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं अपन इप्सम सॉल्ट, मतलब जब वाटर होता है ना तो इप्सम सॉल्ट होता है।
अब ये बोल रहे हैं एप्सम सॉल्ट में, ठीक है, इसके 3 मोल्स गिवन है मुझे, 3 मोल, 3 तो लिखो, 3 मोल ये गिवन। अब वो मुझसे कह रहे हैं इफ ऑल दी ऑक्सीजन एटम आर टेकन आउट एंड कन्वर्टेड इनटू ओजोन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन बता, हो जाएगा। अच्छा बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं? बोलो। 14. और एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 11 11. बेटा 4 इसमें है और 7 इसमें है ना, तो 11 हो गए। मतलब एक मोल में 11 है, तो 3 मोल्स में कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 3 इंटू 11, 33 हो गया। पक्का? ठीक है, मेरे पास 3 मोल्स में, एक मोल में 11 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 मोल्स में विल हैव दिस मच नंबर ऑफ 3 moles of number of oxygen atom. So number of oxygen atom लिखेंगे तो. So in 3 moles, number of atoms, number of moles of oxygen atom. तो अपने पास आया था 3 into 11 by 33 moles of oxygen atom. अगर 1 मोल ओजोन में O3 लिखना है अपन, तो बताओ 33 से कितने मोल्स ओजोन बना सकता हूं? 11 moles बना सकता हूं। So moles of ozone can be formed. So moles of O3 can be formed will be equal to, that is 33 divided by 3, that is 11 moles. अब अपन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, मुझे लगता है मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना अपन सबको आता है। मॉलिक्यूल 11 इंटू एन कर दो, आपका आंसर आ गया। बताओ, ये आपका क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव वाले में ना 16th वाला क्वेश्चंस अपन से पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव वाले में 16 वाला क्वेश्चन अभी तो किया था इसके पहले। ऑन केमिकल स्केल द रिलेटिव मास ऑफ आइसोटोप, मेरे पास 3 आइसोटोप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑब्जेक्टिव। एक X 20 है, 21 है और 22 है, ये है। ये कह रहा है इफ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, मतलब ऑन द केमिकल स्केल द रिलेटिव मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर ऑफ X एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, अब अपन से ये कह रहा है कि देख, ये 99% है, बाकी दोनों मिला के 1%। तो अपन कहेंगे भाई अप्रोक्सीमेटली 20, अगर 100% होता मैं 20 बोल देता, 20 आंसर है। इन दोनों को थोड़ा सा ऐड कर दो उसमें, थोड़ा सा मतलब 99% इसका मार्क्स रखो, बाकी दोनों का 1%, इन दोनों का 1% इसमें मार्क्स, तो अप्रोक्सीमेटली 20 लिख लूंगा, लेकिन 20 से ज्यादा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा तो उसका मार्क्स बढ़ाएंगे ना। कितना गिवन है तुमको? 20 एग्जैक्ट तो हो नहीं सकती, तो डी वाला भूल जाओ। और अपन कहेंगे ये 99% है, मतलब इसी के इसके ही बराबर ऑलमोस्ट मास होना चाहिए।
तो अपन बता देंगे अपना आंसर क्या है, दैट इज 20.002 लिखा हुआ ये अपना आंसर। अपन कहेंगे नहीं सर मैं तो कैलकुलेट करूंगा, आप मुझे बता दो कैसे कैलकुलेट करना है, तो कर लो। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है अपन, 20 ग्राम का 99% मास लेना है, बाकी 21 का और 22 दोनों मिला के, मतलब ये x/100 होगा, तो 20 जो होगा 22 जो होगा वो होगा 1 माइनस x/100। ये अपन को सॉल्व करके देखो। अब अपन कहेंगे कि भाई इसमें x अपन को पता होता तो अपन एवरेज बताते, या तो अपन को x कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई x का वैल्यू जो आए ना अपन को वो 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अपन यहां पर जो 4 ऑप्शन गिवन है डी वाले को तो भूल जाएंगे, बाकी 3 ऑप्शन को यहां सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि किस केस में x का वैल्यू इक्वल टू 1 आता है, मतलब 1 से छोटा है x का वैल्यू, मतलब ये दोनों x प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 आता है, क्योंकि वही गिवन है अपन को x प्लस 1 इज इक्वल टू। तो अपन कहेंगे x का वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए, और 1 से छोटा सिर्फ a पार्ट में आ सकता है। अपन इतना कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करेंगे क्यों, जब पता है मुझे कि ये 99% है तो यही मास होगा ना। अब इसमें 1% इससे तो हैवियर आइसोटोप मिक्स कर रहे हो ना, तो 20 से थोड़ा सा बढ़ा देना, 1% ही तो मिक्स किया, ये आंसर होगा। अब बताओ, सर ए है ना आंसर? आंसर इज ए। ओके सर, थैंक यू। है ना, वो तो हो गई नहीं ना, उसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। हाँ जी भाई, अब बताओ, और कोई डाउट है तो बोलो। अब सर 17th वाला एक बार। 17th वाले में अपन को फिर ऐसी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब 17th वाले में तो ओके सर, रहने गिवन है दीजिए। 17th ना, हाँ सर। अपन को गिवन है इंडियम आयन है, उसका एटॉमिक वेट होता है कितना, 114.82 यूनिट। ठीक है, एक एटम का मास गिवन है, अगर 1 मोल का लिखना है तो ग्राम में लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप, देख भाई इसके 2 आइसोटोप होते हैं नेचुरली, ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है। इसके 2 आइसोटोप होते हैं, एक आइसोटोप होता है has two naturally occurring isotope, the predominant one मतलब जो ज्यादा अमाउंट में होता है, the predominant one form has the atomic weight, मतलब एक इंडियम जो है उसका एटॉमिक वेट है 114.9041। ठीक है, which of the following isotope is most likely to the other one, तो अपन से ये कह रहा है कि बताओ दूसरा आइसोटोप क्या हो। तो एक आइसोटोप ये है और दूसरा आइसोटोप अपन को बताना है, ये कितना है 95.72%। तो अपन कहेंगे देख ये 95.72% है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, दैट विल बी 4.28, क्योंकि ये दोनों 100 होने चाहिए ना। अब क्या, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, इनके परसेंटेज गिवन है, इसका वेट गिवन है, इसका वेट पूछा है आपने, वो तो अपन को कैलकुलेट करना आता है। एवरेज विल बी इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 ही तो लिखोगे आप। भाई एवरेज मुझे कितना दे रखा है 114.82, ये मुझे कितना दे रखा है 114.901 इंटू 95.72 डिवाइड बाय 100, ये गिवन है, प्लस ये वाला पार्ट अपन से पूछा है, A2 ले लेते हैं इसको। तो A2 आपने मुझसे पूछा है लेकिन उसका परसेंटेज दे रखा है, सो 4.28 डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, ये ले भाई अपना आंसर। अब A2 आएगा तो अपना आंसर आ जाएगा।
अभी नहीं लगाऊंगा बाद में, ठीक है। तो वो थोड़ा ऐसे लाइट दिखता है ना, तो आज अपना कैमरा आ गया, वो देख रहा था, देखूंगा कैसे लगा, कैसे है। अब ये क्लास तो कंप्लीट ही कर लेते हैं, तो देखते हैं बाद में फिर। थोड़ा लाइट दिखता है तो अपन ने दूसरा कैमरा मंगाया था। चलो देखते हैं अपन है। अब क्या करना था, बस हो गया और क्या। 17 वाला भी हो गया। अब किसी को डाउट है तो बताओ। चलो सबको आंसर आ गया, सब लोग कह रहे कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बट अभी तो अपन इसको हटाते हैं। लास्ट टाइम अपन गैसेस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन, गैसेस तो पढ़ रहे थे ना, और अपन को गैस लॉस पढ़ने थे, डिफरेंट गैस लॉस, राइट। गैस लॉस में कुछ पढ़ा था अपन ने, बर्न्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इस टाइप से कुछ पढ़ा अपन ने, या मतलब गैस लॉस शुरू कर रहे थे? एकदम स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा, एकदम स्टार्ट कर रहे थे, तो अपन वहां से शुरू कर, राइट ना। चलो भाई शुरू कर। तो अपन लिखेंगे दैट इज गैस, ठीक है। गैस लॉस में अपन कहेंगे द मेजरेबल प्रॉपर्टीज व्हेन we form a relation between any two measurable properties any two measurable properties of gases: pressure, volume, temperature, and number of moles. These are the measurable property. Keeping other two constant, we get gas loss. आपको gas loss. I think we have done the unit वाला पार्ट। अपन ने वॉल्यूम का क्या यूनिट होगा, प्रेशर का क्या यूनिट होगा, वो मैंने आपको बता। यस, नहीं, आपने यूनिट नहीं बोला था, आपने बोला था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वो बात हो गया था, और फिर प्रॉपर्टीज हो गए थे। यूनिट नहीं किया था, कोई बात नहीं, अपन यूनिट अभी कर, पहले अपन यूनिट देख, फिर अपन गैस लॉस। तो ये चार मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, इनके यूनिट देख लेते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में आप क्या करोगे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, वो 1 ml भी होता है, मीन होता है। अगर हमें डेसीलीटर गिवन है, तो डेसीलीटर मतलब 0.1 लीटर। और अगर सेमीलीटर गिवन है, तो 1.5 लीटर। ये हम कैसे, हेलो हेलो हेलो, तो मेरे ख्याल से अपन सबको पता चल गया क्या है। So 1 cc क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात। कोई डाउट है?
तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बाजू में 1 सीसी क्या है? वो 1 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके सर। आप उसे लिखो क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, और किसी को डाउट नहीं हो। सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर इज ऑलवेज, अच्छा इसमें ये एमकेएस यूनिट होता है, वो अपन को पता है व्हाट इज एमकेएस है, मीटर किलोग्राम और सेकेंड्स, वो अपन को पता है व्हाट इज एमकेएस। भी ना था। ऑलवेज टेकन इन कैलविन, यूज इन कैलविन। हमको अगर कैलविन में नहीं गिवन है, कैलविन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड को हम डिग्री और सी लिखते हैं। तो अगर मुझे टी डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है तो कैलविन विल बी इक्वल टू, जो कैलविन होता है उसको अपन लिखते हैं दैट इज टी डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी आपको गिवन होगा उसमें 273 ऐड करो, दैट इज कैलविन। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ जी। हाँ हाँ जी, हो गया। Yes, sir. अब अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन देख, अगर अपन को ऐसे गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड बताओ केल्विन में बताओ, तो हाँ ठीक है ना सर, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 273 ऐड करूंगा केल्विन में होगी, मतलब 298 केल्विन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो टेम्परेचर को ना डिग्री सेंटीग्रेड में यूज कर लेते हैं, और डिग्री सेंटीग्रेड में अपन टेम्परेचर यूज कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे थर्ड वन, दैट इज, अब नंबर ऑफ मोल्स का तो कोई यूनिट होता नहीं है, वी नो दैट मोल्स हैव नो यूनिट। टेम्परेचर के बाद अपन बात करते हैं प्रेशर। अभी प्रेशर में अपन लिखेंगे, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बाहर जो प्रेशर होता है ना, उसको अपन कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दैट इज वन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट होता है, अपन को पता है, और बहुत ज्यादा होता है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये मिलीमीटर है। और मर्करी के से अपन कैलकुलेट करते हैं, मर्करी से अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन उसे जैसे थर्मोमीटर में होता है मर्करी, तो मर्करी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हमें लिखना होता है कि व्हेन वी कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो ट्यूब में जिसमें मर्करी फिल्ड होता है, वो मर्करी का राइज जो होता है वो 760 मिलीमीटर होता है, तो अपन उसको 76 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। भाई 76 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर 76 मिलीमीटर है।
अपन इसे 70-60 टॉर्क भी बोल सकते हैं, दैट इज 760 टॉर्क। प्रेशर को हम पास्कल, बिकॉज जो लुइस पास्कल था उसने ही प्रेशर को डिस्कवर किया था, काफी एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अपन उसने बताया था कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101325 पास्कल। पास्कल को अपन पीए लिख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे एटमॉस्फेयर को अपन एटीएम लिखते हैं, पैसे वाला नहीं, मतलब प्रेशर वाला। तो 101325 पास्कल भी लिख सकते हैं अपन 1 एटमॉस्फेयर। तो अपन इसे बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बार में भी लिख सकते हैं, दैट इज 101325 बैरोमेट्रिक प्रेशर की वजह से अपन इसे लिख सकते हैं बैरोमीटर पे, बिकॉज वी कैन पुट द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। तो उसको अपन बैरोमीटर के लिए अपन बोलते हैं उसे बैरोमेट्रिक प्रेशर है, तो अपन उसे बार प्रेशर बोलते हैं, बैरोमीटर। अगर हम इन सब में चेक करेंगे तो दिस इज एमकेएस। MKS unit of pressure is Pascal. न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, बट वी नो दैट 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा वो उस टाइप का अपन कैलकुलेट करेंगे बाद में। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दीज आर फ्यू यूनिट्स जो अपन को यूज करना है, ठीक है। अब हम डिफरेंट गैस लॉज की बात, तो इसमें क्या अपने यूनिट्स ही बताए और क्या बताए, ठीक है। तो कन्वर्जन बता दिए मैंने आपको क्या करना है अपन। अब थोड़ा सा गैस लॉस चेक करते हैं अपन, व्हाट आर द गैस लॉस। तो वेरी फर्स्ट गैस लॉस लिखते हैं अपन बॉयल्स। अपन ने कहा था मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस 4 होते हैं, और उन 4 प्रॉपर्टीज में से 2 में रिलेशन बनाएंगे, 2 को कांस्टेंट रखेंगे, तो विल गेट द डिफरेंट गैस लॉस। तो बॉयल्स ने प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बनाया, तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अब प्रेशर और Volume is inversely proportional to pressure. बिल्कुल अपन लिखते हैं। सो बॉयल्स लॉ में डेफिनेशन अगर अपन को लिखना पड़ा तो अपन कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure exerted by fixed mole of a gas, pressure exerted by fixed mole of a gas, fixed mole of a gas। तो फिक्स्ड मोल मतलब आपने नंबर ऑफ मोल्स को भी फिक्स कर दिया, प्रेशर को पहले ही कांस्टेंट बोल दिया। सो द प्रेशर exerted by fixed mole of a gas is inversely proportional to volume, proportional to volume, to volume। ये होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। मतलब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई प्रेशर exerted by any gas is inversely proportional to volume at constant temperature, और फिक्स्ड मोल ऑफ अ गैस में आपने n भी कांस्टेंट रखा ही हुआ है, ये बता रहा हूं, ठीक है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन इसको ऐसे लिख सकते, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और इधर एक कांस्टेंट के ले लेता हूं, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट फॉर फिक्स्ड मोल ऑफ अ गैस। तो अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज कितना होगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। सपोज ये के का वैल्यू मुझे 10 गिवन है, तो अब आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, दूसरा अपने आप एडजस्ट करेगा सो दैट कि प्रोडक्ट हमेशा 10 रहे। मतलब यू आर टेलिंग मी दैट कि प्रेशर पहले इनिशियली P1 और V1 गिवन था, अगर मैंने प्रेशर को P2 चेंज किया मान ये 10 into 2 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 20 गिवन था मुझे। अगर मैंने प्रेशर को कम कर दिया 5 कर दिया तो मैं कहूंगा मैं वॉल्यूम को डबल कर, मैं वॉल्यूम को डबल कर।
सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अपन ऐसे बता। चलो देखते हैं अपन एक बार और ऐसे कैलकुलेट करके। मेरे पास एक ऐसे वेसल है और उस वेसल में अपन ने कहा कि भाई मेरे पास मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगा है। ये पिस्टन है जिसमें मैंने इस वेसल में गैस, ये गैस फिक्स्ड मोल ऑफ गैस है तो अपन 1 मोल ले लेते हैं। और मैंने कहा इस पिस्टन पे P1 मैंने लगा रखा है, दैट इज 2 एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम V1 में ले लेता हूं, इनिशियल वॉल्यूम मुझे गिवन था, सपोज अपन कहेंगे कि भाई इधर 6 लीटर्स मध्य निकले। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन फ्रॉम PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई बात नहीं, वो तो अभी फिर से एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, कोई बात नहीं। उसको एक बार बोल के इधर से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको ध्यान दो, अपने आप आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जब मैंने यहाँ फिर बोल देना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वापस कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा देख, अब मैंने क्या किया, मैंने इस पिस्टन को ना प्रेस किया, जैसे अपन क्या करते हैं, इंजेक्शन में हवा भरते हैं और उसको प्रेस करते हैं। अगर मान लो अपन प्रेस करेंगे उसको तो ऑब्वियसली बात है हवा बाहर निकल जाएगी। अगर मैं उसके होल को बंद करके फिर प्रेस करूं तो टूट जाएगा। अब थोड़ा ही प्रेस होगा, थोड़ा सा प्रेस होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो अपन बस वही करने वाले। अगर मान लो मैंने इसको प्रेस किया खूब और इसके वॉल्यूम को मैंने इतना, मैंने कहा मैंने इसको इतना ज्यादा प्रेस किया कि इसका वॉल्यूम जो है पहले 6 लीटर था, अब मैं इसका वॉल्यूम क्या बनाने वाला हूँ, कंप्रेस करने के बाद मैं इसके वॉल्यूम को सपोज कर देंगे हाफ कर दिया, 3 लीटर। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इसका मतलब आपने प्रेशर क्या किया होगा, P2। चेक कर लेता हूं, तो मैं कहूंगा बताओ अगर मैंने वॉल्यूम को 3 लीटर कर दिया तो प्रेशर कितना होगा। तो अपन कहेंगे देखो आप जो भी करो, अगर आपने वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो मुझे प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हो गया प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले इनिशियली P1 V1 कितना था, तो अपन कहेंगे भाई पहले तो इसमें कैलकुलेशन के लिए P2 के लिए अपन क्या करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अपन ने अप्लाई किया। तो P1 कितना गिवन था 2 और वॉल्यूम कितना गिवन था 6। अभी P2 अपन को कैलकुलेट करना है भाई कितना होगा जब अपन ने वॉल्यूम को कर दिया 3। क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे 12 डिवाइड बाय 3, P2 आ गया अपने पास 4, लेकिन अपन 4 तो अपन कहेंगे वो तो होना ही था सर। अगर आप वॉल्यूम को हाफ करोगे तो मैं प्रेशर को डबल कर दूंगा, दैट इज वॉल्यूम। ये तो बताया आपने कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को हाफ करो मैं प्रेशर को डबल करूं, आप वॉल्यूम को डबल करो मैं प्रेशर को हाफ करूंगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है, अगर किसी को डाउट है तो बोलो, राइट ना। जो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट के आगे एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहे थे वो भी बोलो, किस बता, ठीक है। तो दिस इज वी से दैट बॉयज। अब अगर अपन को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में लिखा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बस हो गया मेरा काम। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पक्का बॉयल्स लॉ की बात करता हूँ, किसी को तो चेंज करोगे प्रेशर वॉल्यूम में सब, राइट। तो अपन ऐसे बता देते हैं। अब आपको बेटा बताओ कोई डाउट है तो बताओ, वरना मैं दूसरा लॉ पढ़ने वाला। एक तो ये आ गया अपने पास बॉयल्स लॉ, वरना मैं दूसरा लॉ पढ़ सकते हैं, पर इसको हटा दूं फिर मैं किसी का, इसका मतलब आप हटा सकते हैं। तो मैं सेकंड लॉ इज चार्ल्स, ठीक है। अपन पढ़ेंगे चार्ल्स। अब चार्ल्स लॉ जो होता है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर। चार्ल्स मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए ऐसे अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर Pressure is directly proportional to temperature. द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, Sorry, volume. Volume is directly proportional. तुमने डायरेक्टली बोला उतने में मैं समझ गया कि तुम्हें पता था। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय फिक्स्ड मोल ऑफ अ गैस, ऑक्युपाइड बाय, तुम लोग बोल रहे हैं मेरे लिए वही अच्छा है, ऑक्युपाइड बाय फिक्स्ड मोल ऑफ अ गैस।
by fixed mole of a gas is directly proportional to temperature. Directly proportional to temperature. ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो कहा आपने, तो मैं ऐसे कर दूंगा V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, आप इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देख, एक बात है, जैसे आपने एक्सप्लेनेशन अपन ने वैसे दिया था ना अभी, डायग्राम बना के, ऐसे कुछ डायग्राम बना के इसमें भी लिखते ना। चलो देखो, मैंने आपसे कहा मेरे पास एक वेसल है, अपन एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक वेसल है और उसमें 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस। तो फिक्स्ड मोल ऑफ गैस बोल रहे थे आप, तो हो गया फिक्स्ड मोल ऑफ गैस। अब मैं क्या करता हूं, मुझे इसका वॉल्यूम गिवन था V1 दैट इज 2 लीटर, और इस गैस का टेम्परेचर मुझे गिवन है दैट इज T1 दैट इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर हमेशा केल्विन में है, वो अपन को पता है, आपने साफ साफ बताया कि मतलब हम लोग गलती करेंगे टेम्परेचर को डिग्री में लेके, मतलब ये तो गलती करना हमारा अधिकार है, तो करेंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं है। अपन क्या करेंगे, अब मान लो अपने पास ये गैस के बने, तो ऑब्वियस सी बात है ये टेम्परेचर कहां से आ रहा है, तो अपन कहेंगे कोलाइड कर रहा होगा ना गैसेस आपस में, और ये रूम टेम्परेचर भी रहा होगा। रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कोलाइड कर रहे होंगे पार्टिकल आपस में, तो उसकी वजह से टेम्परेचर आ रहा होगा। अपन क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, T2 57 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मैंने यहां पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। अगर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो इसके अंदर जो गैस पार्टिकल होंगे ना, वो आपस में बड़ा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना। फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपस में कोलाइजन बढ़ेगा, वॉल पे आपस में कोलाइजन बढ़ गया, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया। और कोलाइजन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर भी बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया तो और टेम्परेचर बढ़ाओगे और प्रेशर बढ़ेगा, फूट जाएगा। वो कैसे? हाँ, तभी तो समर्स में क्या करते हैं ना, कार का जो टायर होता है ना उसमें थोड़ा सा एयर कम रखते हैं, क्योंकि जब अपन कार को चलाएंगे तो पार्टिकल्स का अंदर बहुत तेजी से कोलाइजन होता है, बहुत स्पीड से कोलाइजन होता है। वो कोलाइजन में अगर हमने ज्यादा स्पीड कार चलाया ना और ज्यादा फास्ट कोलाइजन हुआ तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो वॉल्यूम, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा ना, बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात। आपने कहा मैंने 20, अब कार में इतना थोड़ी होता होगा, 26 से फिर 57 हो गया। कार में ज्यादा बढ़ेगा तो इट विल बी अराउंड मैक्सिमम 10 डिग्री बढ़ेगा, इससे ज्यादा थोड़ी, उससे ज्यादा बढ़ेगा फूट जाएगा। चल अच्छा, अपन कहेंगे भाई देख, इसमें टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो कोलाइजन बढ़ा, कोलाइजन बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि कोलाइजन बढ़ेगा तो इसके अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा। और अपन से क्या कहा जा रहा है, प्रेशर को क्या रखो? कांस्टेंट। तो जब मैंने इसका वॉल्यूम 2 लीटर था, टेम्परेचर ये था, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें कोलाइजन बढ़ा, कोलाइजन बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा होगा। मैं चाहता हूं प्रेशर कांस्टेंट रहे। ड्यू टू कोलाइजन प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीजेस। तो अपन कहेंगे टू डिक्रीज प्रेशर, टू रिमेन टू डिक्रीज प्रेशर, और टू रिमेन टू डिक्रीज प्रेशर लिखता हूं, टू डिक्रीज प्रेशर so that it remain constant। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो वही अपन को चाहिए। तो अपन ने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया तो मुझे प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा, तो मैंने वॉल्यूम बढ़ा।
ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। गैस का तो 1 मोल ही रहेगा, वॉल्यूम इनिशियली 2 लीटर्स था, मुझे नहीं पता V2 कितना हो गया, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करने के लिए कहोगे तो कर दूंगा, क्योंकि V1 आपने 2 लीटर दे रखा है, T1 आपने 27 दे रखा है, T2 आपने 57 दे रखा है, V2 में कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो कैलकुलेट करके बताओ, तो कैलकुलेट हो गई V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2 कर लेते हैं। V1 कितना गिवन है इससे, तो अपन कहेंगे V1 मुझे गिवन है 2 लीटर्स, टेम्परेचर मुझे 300 गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट किया ना 273 प्लस 27। V2 मुझे कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर मुझे 300 और कितना 30 इंक्रीज किया था ना आपने, तो 330 हो गया। लो भाई कैंसिल करता हूं और अपना आंसर बताता हूं। सो V2 आ गया मेरे पास, V2 विल बी इक्वल टू, ये 11 हो गया, तो V2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3 1 और 3 11, तो कितना आएगा, 2.2 लीटर। लो भाई ये अपना आंसर। तो अपन सबको पता चल गया क्या करना है अपन को, ठीक है ना। व्हाट इज चार्ल्स लॉ, ये अपन को समझ में आ गया। तो अब अपन दूसरा देख लेते हैं, व्हाट इज, अब इसमें एवोगैड्रोस लॉ भी होता है। एवोगैड्रोस लॉ में अपन कहते हैं, अब एवोगैड्रोस का नंबर तो पढ़ा हुआ है अपन ने, अब एवोगैड्रोस का लॉ भी होता है। हाँ बिल्कुल, लॉ भी होता है। Sir, volume is directly proportional to number of moles, एट कांस्टेंट, temperature and pressure. so at constant temperature and pressure, the volume occupied by gas is directly proportional to, by any gas is directly proportional to number of moles, proportional to number of moles of gas, here मतलब अपन बोल रहे हैं भाई V is directly proportional to, ये बच्चा V is directly proportional to N, ये बताना है, राइट। सो V is directly proportional to N, ऐसे बता देंगे अपन, तो V upon N is equal to constant, बोल देंगे अपन, लिख सकते हैं कांस्टेंट, तो अपन लिख सकते हैं भाई, मतलब V upon N का रेशियो सेम रहना चाहिए, तो V1 upon N1 is equal to V2 upon N, ये हो जाएगा। तो अपन कहेंगे कोई एग्जांपल ले लो इसमें, तो ले लेंगे, मैं एक बड़ा सा बैलून ले लेता हूं ऑफ 2 लीटर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गिवन होगा, सो V1 is equal to 2 लीटर गिवन है, छोटा सा पिन कर देते हैं, तो अपन ने यहाँ पर प्रिक किया, तो ये क्या, फिर तो हवा बाहर निकल, इसमें जो गैस होगा, सपोज 2 मोल्स ऑफ गैस, थोड़ा ज्यादा ले लेते 5 मोल्स, इसको प्रिक करोगे ना, तो इससे गैस बाहर आएगी, गैस कम्स आउट, देन क्लोज आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम आप इसको क्लोज कर दो। मान लेते हैं कि भाई ये वॉल्यूम मेरे पास जो 2 लीटर था वो 0.5 लीटर बचा, फाइनल वॉल्यूम है, तो बताओ बताओ इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ये तो N1 हो जाएगा अपने लिए, भाई इनिशियली तो ये मोल्स थे, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, V1 2, नंबर ऑफ मोल्स कितना था 5, इज इक्वल टू कितना हो गया, V2 अपने पास 0.5 आ गया, डिवाइड बाय कितना N2, तो N2 कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, कितना नंबर ऑफ मोल्स बच गया भाई, किसी को डाउट है तो बोलो।
कोई डाउट नहीं? तो मेरे पास N2 आ गया 0.5 into 5 divided by 2 that is 2.5 so 1.25 बच गया। लो भाई अब बताओ किसी को डाउट है तो। वैसे भी अपन को पता था B is directly proportional to N। आपने वॉल्यूम को 2 से 0.5 किया मतलब 1/4 कर दिया वॉल्यूम। मैं मोस्टली 1/4 कर दूंगा। कहा तो है आपने प्रोपोर्शनल है। आपने वॉल्यूम को डिक्रीज किया 1/4, मैंने मोल्स को डिक्रीज कर दिया 1/4। इसमें क्या है? मेरे ख्याल से सब कुछ है ना। तो ये अपना अपन बोल सकते हैं दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉज हम एक गैस इक्वेशन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉ we'll write the ideal gas equation। Ideal gas ideal gas is the gas which obeys the gas laws। So the gas which obeys the gas law is called ideal gas। The gases which obey gas laws is ideal gas। तो अपन के गैस लॉज कौन से भाई जो इसको ओबे करेगा। V is inversely proportional to P जो इसको ओबे करेगा। V is directly proportional to T जो इसको ओबे करेगा। V is directly proportional to N। मतलब आइडियल गैसेस वो होंगे जो इसको ओबे करेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है इससे ऐसे ही बता देता हूँ जो इसको ओबे करेगा वो ना दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दूंगा इसमें PV will be directly proportional to NT so PV is equal to N ये T था और R is the constant there where R is constant called as universal gas constant। This is ideal gas where R is called a universal gas constant। ये हो जाएगा। तो ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है ये नंबर ऑफ मोल्स है ये गैस कांस्टेंट है ये T है। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एक वैल्यू भी होगा। तो कांस्टेंट का एक वैल्यू भी तो होता है। So value of universal gas constant is calculated at standard temperature and pressure। मतलब 1 atmosphere 273 degree centigrade that is 273 Kelvin। और अगर ये STP कंडीशन है तो नंबर ऑफ मोल्स 1 होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर ये होना चाहिए प्रेशर ये होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ये होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये होगा तो वॉल्यूम विल बी 22.4। तो अपन क्या करेंगे भाई देखो PV इज इक्वल टू होता है nRT तो R विल बी इक्वल टू होगा PV अपॉन N into T। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर वॉल्यूम होता है 22.2। मैं इसमें लिख देता हूँ प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और डिवाइड बाय करना होता है मुझे नंबर ऑफ मोल्स होता है 1 मोल और मल्टीप्लाई बाय 273 केल्विन। ये आ जाएगा R का। तो अगर ये R का वैल्यू आएगा तो मेरे पास आएगा ये 0.0821 आता है इसको सॉल्व करके। जरा यूनिट बताओगे क्या होगा।
atom liter by mole Kelvin. तो अपन ऐसे कर लेंगे, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल, क्योंकि अपन को लिखना पड़ेगा तो अपन पर मोल लिखेंगे ऐसे, और केल्विन लिखेंगे तो पर केल्विन। तो यूनिट ऑफ आर का ध्यान रखना, एंड दिस वैल्यू इज नियरली 1/12। दिस वैल्यू इज नियरली 1/12। One by 12, or more accurate is 25/3. This value is 1/12, or it is more accurate when we write that it is, or 1/12 ही लगेगी, 25/3 will be in joules, ऐसे नहीं लगेगी। अब इसको ना मैं जूल्स में भी लिख सकता हूँ, आर का वैल्यू। अगर मुझे जूल्स में लिखना होगा तो मुझे एटमॉस्फेयर, ये वाला पार्ट जो है ना, जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर लीटर खोलो तो इसको भी कन्वर्ट करना होगा। तो ठीक है, इन जूल्स इट इज 0.0821, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। और ज्यादा अपन लिखेंगे ना, अपन की अपन को ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, ये सारी चीजें ना, तो मुझे लगता है कि कहीं मतलब ऐसे ना, अभी अपन थोड़ा सा याद रख लेते हैं कि भाई 8.314 जूल्स होता है। एक्चुअली व्हाट आई एम राइटिंग हियर, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 101.325 एटमॉस्फेयर लीटर। तो इतना एटमॉस्फेयर लीटर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जूल्स में आ जाएगा। राइट ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल्स में आ जाएगा। तो वो अब इतना सारा यूनिट, मतलब अब बार बार बहुत सारे यूनिट अपन कन्वर्जन की जगह अपन इसको लिख लेते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर लीटर में इट इज अराउंड 1/12, और अगर जूल्स में लिखना है तो 8.314 होता है। वी कैन राइट लाइक, क्योंकि अभी अपन ने गैस लॉ बहुत ज्यादा, इनमें बहुत सारा अपन ग्राफ राफ भी पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे गैस लॉस का तो मैं बहुत सारे ग्राफ भी बताऊंगा। अभी इनिशियली है तो जितना अपन को चाहिए भाई, बाकी चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा अपन को यूज करना है तो ठीक है, उतना कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, क्या इधर मैं ऐसे लिखा है और नोट करके लिख सकते हैं, R is equal to 1/12.0821 is nearly equal to 1/12। तो ये अपन 1/12 यूज कर लेंगे rather than writing that 0.0821। अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, ये गैस लॉ पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी हमको? नंबर ऑफ मोल्स, अगर मुझे किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा। गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर लेंगे अपन ऐसे, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किससे करना आता है? वेट इन ग्राम से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, वॉल्यूम एट एसटीपी से। अब मुझे गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है तो उससे भी मोल्स बता सकता हूं कि कितने मोल्स होंगे। मतलब किसी गैस के लिए मैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। आर का वैल्यू मुझे पता है, इसलिए अपन ने इसको पढ़ा। अब वो पार्ट चेक करते हैं जहां तुम गलती करोगे, और वो है यूनिट्स। प्रेशर, वॉल्यूम, एन, आर और टी। जब आप इस इक्वेशन को यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना चाहिए। प्रेशर को एटमॉस्फेयर में यूज करो, आपको कन्वर्जन आते हैं, क्योंकि प्रेशर के कन्वर्जन मैंने आपको बताया यूनिट्स। तो वॉल्यूम को आपको लीटर में यूज करना पड़ेगा, मोल्स का कोई यूनिट होता नहीं है, ये मोल्स है, इसका कोई यूनिट नहीं होता।
अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में और इसको लीटर में यूज करोगे तो एटमॉस्फेयर लीटर मतलब आर का वैल्यू में 1/12 यूज करूंगा, ये तो केल्विन नहीं होगा चाहे आप कुछ भी करो। आप सबसे ज्यादा गलतियां यहां करोगे, फिर कभी मीटर क्यूब है तो एमकेएस हो गया, अरे लीटर्स में कन्वर्ट करो इसको। फिर उसके बाद एक पार्ट तो ये होगा जिसमें आप गलती नहीं करना। मान लो मुझे ऐसे गिवन है, पहले मैं एक और लिख लेता हूं ऐसे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। और अपन ने कहा भाई ठीक है मेरी मर्जी, मैं तो एमकेएस यूनिट में सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, आप बताओ आप क्या कर लोगे। हम क्या कर लेंगे, आप सॉल्व करो, आपकी मर्जी, आप जैसे जैसे चाहो सॉल्व करो, हमें तो यूनिट से मतलब है ना। आप जैसे मर्जी आप सॉल्व करो। तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर को ले लो एमकेएस में, पास्कल, वॉल्यूम को लो मीटर क्यूब में, मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता, एमकेएस यूनिट जूल्स होता है, तो मुझे आर का वैल्यू 8.314 लेना पड़ेगा और टेम्परेचर केल्विन में लूंगा, वो चेंज नहीं होता। टेम्परेचर केल्विन में लेना है, वो चेंज। अब देखो ऐसे होगा, अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, नाउ द कन्वर्जन में जरा प्रेशर के कन्वर्जन करता है। If P is equal to 680 mm of mercury और मुझे यूज करना है प्रेशर इसमें, तो अपन क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेयर में, इन एटमॉस्फेयर। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई 1 एटमॉस्फेयर, या ऐसे करेंगे 760 mm इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, तो 680 कितना एटमॉस्फेयर, 1/760 मल्टीप्लाई बाय 680, ठीक है। इसका मतलब है अगर मुझे प्रेशर 680 गिवन होता तो एटमॉस्फेयर के लिए सीधा 760 से डिवाइड करके लिख देता कि 680 डिवाइड बाय 760 इज द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम अपन को कन्वर्ट करना आता है। मान लो अपन को ऐसे लिखना होता, इफ P इज इक्वल टू, सपोज मुझे ऐसे गिवन है पास्कल इन एटमॉस्फेयर, तो ठीक है अपन कहते हैं भाई इसको कन्वर्ट करना है, तो अपन ऐसे कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर 1 पास्कल, या पास्कल में लिख लेते हैं अपन 101325 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो बताओ 68235 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी एटमॉस्फेयर, 1 डिवाइडेड बाय 101325 इनटू 68235, ये हो गया। मतलब जो भी पास्कल में गिवन है उसे डिवाइड कर दो 101325 से, तो एटमॉस्फेयर आ जाएगा। मोर देन 90% केस में अपन इसको यूज करेंगे। मैं इसको सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर कभी मुझसे कहा गया कि एमकेएस यूनिट में सॉल्व करो तो ही मैं करूंगा, नहीं तो मैं हर बार इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आर का वैल्यू 1/12 लूंगा। टेम्परेचर के कन्वर्जन में मुझसे कोई डाउट नहीं होने वाला, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और केल्विन में कैसे कन्वर्ट, भाई ये मुझे अच्छे से आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, और ये कन्वर्जन आपने बता दिया क्योंकि आपने सारे कन्वर्जन मुझे बताए, तो कोई डाउट नहीं होने वाला। अब अपन क्वेश्चन ही लिख सकते हैं, लिखना है तो एक क्वेश्चन लिखो। सर 1 मिनट, हाँ मैं लिख रहा हूँ। हाँ पहले आप नोट कर लो, बिल्कुल आप पहले बता दो कि भाई हम नोट कर रहे हैं।
हो गया सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो आप। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस, calculate the pressure of the gas when two moles of gas is present in, when 2 moles of gas is present in, when 2 moles of gas is present in, when 2 moles of gas is present in 5-liter vessel, when 2 moles of gas is present in 5-liter vessel at 27 degrees centigrade. At 27 degrees centigrade. टेन एटमॉस। देखो भाई आंसर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। तो सबसे आंसर सब बता रहे हैं, प्रेशर इज इक्वल टू एनआरटी अपन ने लगाया, इसको लिखा अपन ने आपने कैलकुलेट करने के लिए कहा है, वॉल्यूम आपने 5 लीटर दे रखा है, 2 मोल्स ऑफ गैस दे रखा है 1/12 into 300 दे रखा है। दिस इज व्हाट वी हैव डन। सो 5 ये तो 60 आ गया, ये 60 आया तो 5 जाएगा और ये 12 1 इज इक्वल टू 10 1/12 यूज किया इसलिए मैं इसको 10 लो भाई अपना आंसर। सर टेम्परेचर कितना दिया था? 300 केल्विन कहा था ना मैंने, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, तो तुमने 27 यूज कर लिया? नहीं सर। अच्छा नहीं, मैंने कहा था ना, क्योंकि मतलब अपन गलती करेंगे वो तो अपन करेंगे चाहे कुछ भी कर लो तुम, है ना? तो चलो कोई बात नहीं। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन गैस present in 2-liter vessel present in 2-liter vessel at 127 degrees centigrade, at 127 degrees centigrade, which exert a pressure of, which exert a pressure of 0.5 atmosphere. तो अपन कहेंगे आपने हमें ये तो बता ही दिया कि वेट कैलकुलेट करना है भाई। अब इन दोनों में तो वेट, इनमें तो कहीं वेट आता नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स में ही आता है, तो ऐसे कर देता हूं। ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पे तो कोई यूनिट नहीं होता ना, क्योंकि
हो गया? सर 0.56 है क्या आंसर? सर 0.085 है। तो भाई 0.085 मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। प्रेशर आपने गिवन 0.5 और ये हो गया 2, ये कैलकुलेट करना है, ये हो गया 28, ये हो गया 1/12, इसको आपने दिया 4, राइट? मैं इसको ऐसे 100 हो गया, ये तो 1 हो गया। तो मैं लिखता हूँ 28 into 3 डिवाइड बाय 100 विल बी इक्वल टू W। तो 4 6 to 8 is equal to W डिवाइड बाय 100 को ऐसे कर देता हूँ मैं 0.84 ग्राम आ रहा है। हाँ सर। सर मैंने वो ये 1/12 नहीं लिया, मैंने 0. क्या 0.1 जो पहले दिया था ना आपने 0.0821 वो लिया। ठीक है, उसकी वजह से कैल्शियम में ये आ रहा था। हाँ इसलिए कैलकुलेटर की वजह से वैसे आया ना। हाँ सर। अभी मैंने कैलकुलेटर को यूज करने के लिए मना किया ना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना बेटा। सर आदत पड़ी हुई है। नहीं अब नहीं पढ़नी चाहिए बेटा, उसको हटाना पड़ेगा। कैलकुलेशन कभी कभी मैं करके दिखाऊंगा ना, आप चिंता मत करो। वो भी अपन को कैलकुलेटर लेके थोड़ी जाना है अंदर, ठीक है ना? तो अपन कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे ऐसे। तो ये अपना एक क्वेश्चन था और इसी टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी अपन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, एक वेसल है, उसका वॉल्यूम मुझे गिवन है 5 लीटर, प्रेशर मुझे गिवन है 3 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर मुझे गिवन है सपोज 300 केल्विन। इसमें 2 मोल्स ऑफ गैस है। अगर मान लो मैं इसके लिए जो ये कंपाउंड है इसमें मान लो इसका वॉल्यूम चेंज करता हूं 4 लीटर और प्रेशर चेंज करता हूं 2 एटमॉस्फेयर, तो 2 मोल्स ऑफ गैस है। बताओ टेम्परेचर कितना होगा? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, PV इक्वल टू nRT है। आपने मोल्स को कांस्टेंट रखा हुआ है और R भी कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट है। तो इसके लिए लिख लूंगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू NR। इसके लिए लिख लूंगा P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू NR। फिर नंबर ऑफ मोल्स R थोड़ी अलग अलग हो सकता है दोनों में, R तो सेम ही होगा ना, और मोल्स भी आपने सेम रखे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अपन लिखेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लिख लेंगे। तो P1 इज 3 into 5 डिवाइड बाय 300, 4 into 2 डिवाइडेड बाय T2, मतलब तीनों भी चेंज कर सकते हैं, मोल्स चेंज कर लेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप ये देख लो कि जो गिवन डाटा है फाइनली क्या गिवन है, PV इज इक्वल टू nRT में अपन क्या क्या कांस्टेंट कर सकते हैं, उन कांस्टेंट को आप इक्वेट करते हैं, राइट? उनको अपन इक्वेट करके अपन बता सकते हैं ऐसे। तो ये आपका गैस वाला पार्ट था जो मैं खत्म हो गया बोलने वाला हूं। तो यहां आपका ये इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री
जो अपन को नंबर ऑफ मोल्स के लिए चाहिए, थोड़ा सा बेसिक पार्ट वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द चैप्टर दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो अपन शुरू करेंगे। तो जो डिस्कवरी वाला पार्ट है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, थोड़ा पढ़ के आना, आपको 10th वाले बुक्स में मिला, तो आप थोड़ा सा डिस्कवरी वाले पार्ट को पढ़ के आना। सर कौन सी बुक से पढ़ना है? जो भी आपको 10th क्लास में रेजोनेंस में काफी सारे बच्चे थे तुम लोग, तो उससे पढ़ सकते हो, जो भी स्कूल का बुक होगा आपका उससे पढ़ सकते हो। ओके सर, और हम लोग को केमिस्ट्री का रेजोनेंस का मिला नहीं अब तक। अच्छा, हार्ड कॉपी नहीं मिला? हार्ड कॉपी भी नहीं मिला और सॉफ्ट कॉपी भी नहीं मिला। हाँ, सॉफ्ट कॉपी तो मिल जाना चाहिए अपन को। चलो अच्छा, ये वाला तो मैं दे देता हूँ, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर का फिर मैं सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दूंगा। हार्ड कॉपी मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, बाकी सेंटर्स पे आ गया है हार्ड कॉपी। मैं पूछ लेता हूँ एक बार, है, और पूछ के आपको बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलो भाई, 19th के बाद वाले क्वेश्चंस मैं अभी भेजने वाला हूं थोड़ी देर में, वो आप कंप्लीट करो। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट करो, सब्जेक्टिव वाले भी और ऑब्जेक्टिव वाले भी। ओके सर। ओके बस सर।